हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस पर। और गुड इवनिंग, जो भी इस समय जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार फटाफट से जुड़ जाएं, फिर आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और आज हमारा जो है ये सेशन भी, यानी कि ये वाला जो स्वास्थ्य वाला टॉपिक है आपका, इसमें ये कंप्लीट होने जा रहा है। कल नोट्स अपलोड किए थे क्या? नहीं, कल नोट्स अपलोड नहीं हो पाए। मैं आज आपके नोट्स अपलोड कर दूंगा। असल में कल जो है भाई, रात को स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, तो कल मैं रात को जो है अपनी हिस्ट्री की क्लास में नहीं ले पाया। इस चक्कर में तो मैं अपने जो है नोट्स नहीं अपलोड कर पाया। तो आज मैं आप लोगों के सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा। सर, हिस्ट्री की क्लास नहीं दिख रही है कल। हाँ, कल हिस्ट्री की क्लास मेरी नहीं हुई। नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार। जय श्री राम। हाँ जी, बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रखा हुआ है। आप निश्चिंत रहो, आप लोगों के जो है नुकसान नहीं होने देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और जितने भी जुड़ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा इस समय जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 लगभग कंप्लीट होने वाली है। और सबसे बड़ी जो यूनिट है ये हमारी जो है अब निपटने वाली है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। लगभग 7-8 नंबर का आपका जो यहाँ से नंबर बनेंगे, 7-8 नंबर, 9 नंबर भी बन सकते हैं आपके, 8-9 नंबर भी। तो इस यूनिट पर थोड़ा सा फोकस रखें और बेहतर तरीके से आप इसको करें। इसके बाद मैं आप लोगों को निरंतर इसके जितने भी हमारे टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज इसके, वो लगातार मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहूंगा। और अभी जितने टॉपिकों के हमारे जो है क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो उनके मैं आप लोगों के बीच अब कल से क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। जैसे हमारा ये टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो पूरा की पूरा जो है प्रश्नों पर आधारित है। जितने ज्यादा आप इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके ओके ओके, धन्यवाद 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 नोटियाल जी। काला के कलाकारों का क्या होगा? अच्छा, कला के कलाकारों का क्या होगा? आज हिंदी की क्लास नहीं हुई थी। पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती रहेगी निरंतर। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग यहां से आगे बढ़ने वाले हैं। और आज इसमें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे एक तो हमारा स्वास्थ्य के लिए योग, आपका भाई स्पेशल योग इस बार दिया गया है। तो योग बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमारे पास फिट इंडिया जो हमारा मूवमेंट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिट इंडिया मूवमेंट और साथ ही साथ स्वास्थ्य का योग आपके लिए इस बार नए जो है इसमें इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना। हाँ जी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इसी यूनिट से बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी और लेंथी यूनिट यही है। बाकी सारी आपकी बहुत सारे तीसरी चौथी यूनिट तो आपकी वन लाइनर है, जो रटने वाली है। वन एक एक क्वेश्चन उससे बनेंगे सभी से। कला के कलाकारों का तो चयन होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगी। आज हिस्ट्री की क्लास होगी आपकी। तो चलिए फटाफट से आज शुरू किया जाए, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। कल हम लोगों ने देखा था कि जो मानसिक, हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में एक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य जो है, कैसे मानसिक रूप से एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, उस पर हमारी निरंतर चर्चा चल रही थी। और हम जितने भी बैठे हैं, बहुत जरूरी है, अगर अपना उद्देश्य हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाई सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा बहुत जरूरी होना चाहिए। अगर हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर देखो, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। अगर हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। तो अब शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे हो जा सकता है, तो वो आपको पता है कि हमारी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में आपके पास जैसे यहीं पर एक चीज दी है, योग। भाई ये सारी चीजें मतलब कॉम्बिनेशन, ये जुड़ी हुई है सारी चीजें। तो इसमें आपके पास योग है। और योग के लिए वर्तमान में फिर क्या कर रही है, देखो, अगर आप हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, अगर आप इसको समझ रहे होंगे, और ये जो हमारा सिलेबस है, बड़ा शानदार सिलेबस इन्होंने बनाया है इस बार। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या चाह रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को जो है, यानी कि मानसिक रूप से जो है स्वस्थ रखना चाहते हैं। और यदि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक देश का मानव संसाधन हम लोग उसे बोल सकते हैं। मानव संसाधन। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो भारत है, भारत इस समय पूरे विश्व में एक तरह से जो है,
युवा प्रधान देश है। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई भारत की पॉपुलेशन अब दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन हो चुकी है और भारत के पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है। और युवा शक्ति क्या होती है? युवा शक्ति होती है मानव संसाधन। और ये जो युवा शक्ति है ये मानव संसाधन होती है, लेकिन इसको मानव संसाधन तभी बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है जब ये यानी कि मानसिक रूप से क्या होगी? स्वस्थ होगा। अर्थात ये जो व्यक्ति है अगर ये मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो जाहिर सी बात है ये हमारे देश का क्या होगा? एक बेहतर मानव संसाधन बन सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसी में आपके पास दे रखा स्वस्थ योग, यानी हमारे पास क्या है? योग है। अगर हम योग करते हैं तो योग से हम लोग क्या हो सकते हैं? शारीरिक रूप से ठीक हो सकते हैं। भाई योग से अगर हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रह रहे हैं, अगर हम कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से क्या है? स्वस्थ है, तो आप खुद ब खुद कह सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? मानसिक रूप से भी क्या हो जाएगा? स्वस्थ रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल मिलाकर घुमा फिराकर जो बात आती है वो एक व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की बात आती है। और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है कि वो हमारी नीचे जो एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि विद्यालय से ही एक व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और तभी जाकर वो आगे चलकर बेहतर मानव संसाधन बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा की पूरा टॉपिक एक रिलेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। स्वस्थ में शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। बिल्कुल ये अरस्तु जी ने कहा है कि भाई अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो ही आपका स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होगा? निर्माण होगा। तो आपको ये नॉर्मली हम सभी को पता होना चाहिए, भाई हमसे तो जुड़ी हुई है, कौन सा दूसरे पर शोध थोड़ी करना है। आप खुद से देखिए कि अगर मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूं, अब जैसे कल की मैं बात करता हूं, अब देखिए मैं दिन भर क्या कर रहा हूं? क्लास से पढ़ा रहा हूं, आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपने शरीर के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूं। जो शरीर के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए योग इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दिन में आधा घंटा योग पर देता हूं तो योग से कई सारे यानी कि मैं निरोग हो सकता हूं, बहुत सारी बीमारियां मेरी योग से कट सकती हैं। अगर मेरी बीमारियां योग से कट रही हैं तो जाहिर सी बात है मेरा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। यदि मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं मानसिक रूप से क्या रहूंगा? स्वस्थ रहूंगा। तो ये बहुत सारी चीजें आपस में क्या है? जुड़ी हुई है। अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो आपका ये टॉपिक है यानी कि मानसिक स्वास्थ्य, तो एक व्यक्ति मानसिक रूप से तभी स्वस्थ हो सकता है जब वो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ कैसे हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि उसके लिए बहुत सारी चीजों को यानी कि उसको जो अपना उसका जो व्यक्तित्व है उसको जो है एक नियमित रूप से उसको जो है सुचारू रूप से संचालित करना पड़ेगा। तभी वो क्या हो सकता है? एक तरह से अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रख सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम देखेंगे कि आखिर में एक स्वस्थ जो मानसिक लक्षण एक व्यक्ति के वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, वैसे हमने इसको देख लिया था कि भाई आत्मविश्वास की भावना, यानी कि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उस व्यक्ति के लक्षण कैसे है? आप खुद ही उसको पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति एकदम मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी पहचान के लिए ये सारे बिंदु है। जैसे सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे? अगर वो मानसिक रूप से, अगर वो आत्मविश्वास उसका एकदम कैसा है, यानी कि आत्मविश्वास की भावना उसमें बहुत जो है जगी हुई है, या आत्मविश्वास की उसमें भावना विकसित हुई है, तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है? बिल्कुल स्वस्थ है। आप कह सकते हैं कि आत्मसम्मान की भावना, अगर उसमें आत्मसम्मान की भावना है तो आप कह सकते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। या आप कह सकते हैं संवेगात्मक स्थिरता, मतलब उसके जो संवेग है वो एकदम से ऐसे नहीं है कि कोई घटना बड़ी हो गई तो उसको चक्कर आ गए। जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर जो महिलाएं होती है, महिलाएं संवेगात्मक रूप से बहुत ही कमजोर होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे चिंतकों ने कहा है कि जो महिलाएं होती है, महिलाएं संवेगात्मक रूप से पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा कमजोर होती है। भाई महिलाएं क्या होती है? थोड़ी सी एक बड़ी सी घटना सुन ली, महिलाएं बेहोश पड़ जाती है, यानी कि संवेगात्मक रूप से क्या है? कमजोर है। तो जाहिर सी बात है अगर महिलाएं संवेगात्मक रूप से कमजोर होगी तो इसका प्रभाव उनके मानसिक रूप पर पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि महिलाएं जो ज्यादातर मानसिक रूप से परेशान रहती है या मानसिक रूप से अस्वस्थ रहती है, तो उसके पीछे कारण है उनका संवेगात्मक जो है लचीलापन। अर्थात महिलाएं क्या होती है? दिन भर जितनी दिनचर्या होती है तो एकदम से जो है कोई एक क्या हो गया, बहुत बड़ी घटना हो गई, महिलाओं के ऊपर हाहाकार हो जाता है, महिलाएं सीधा बेहोश पड़ जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। सर मैं भी कमजोर हूँ, थोड़े में ही देती हूँ, क्या रो देती हूँ। अच्छा, थोड़े में ही देखो, ये तो अलग अलग हो सकते हैं कि ये व्यक्ति में भी हो सकता है। जैसे मैं खुद की अगर अपनी बात करता हूँ तो असल में जो हमारे पास संवेगात्मक जो हमारे पास विकास होता है, एक तो ये हमारे पास अनुवांशिक होता है, दूसरा एक हमारे पास ये जो है अर्ज सामाजिक परिवेश से भी हम लोगों में ये आ जाता है। अगर मैं खुद की अपनी बात करता हूँ तो भाई संवेगात्मक रूप से मैं इतना ज्यादा कमजोर हूं कि मैं कोई सी भी मूवी देखता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जबकि मैं इस पर बहुत काम भी करता रहता हूं। भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, शैक्षिक हूं, तो मैं सोचता भी हूँ कि नहीं ये मेरा कमजोर पक्ष है। और जो इस तरह से संवेगात्मक रूप से जो बहुत ही ज्यादा भावनात्मक होते हैं
वो कहीं ना कहीं उनका एक कमजोर पक्ष भी होता है और उस पर उनको काम करना चाहिए, उससे उनको बचना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं खुद अपनी अगर आपको बात करता हूं तो जो है मेरी जो संवेगात्मक जो भावना है वो इतनी ज्यादा कमजोर है। मान लीजिए मैं मूवी देख रहा हूँ, मैं मूवी देखते देखते रो जाता हूँ, या मैंने कुछ ऐसी चीज देख ली तो मेरा गला गला जो एकदम से भर जाता है, मेरे आंखें जो आंसुओं से भर जाते हैं। तो ये क्या है, ये मेरी बहुत बड़ी एक कमजोरी है। और जबकि मैं मानता हूँ कि मुझ में क्या है, ये अनुवांशिक तौर पर मुझ में आई है। जैसे मेरी माताजी है, तो मेरी माताजी बहुत ही ज्यादा भावना इमोशनल बहुत ज्यादा उनके अंदर है, तो शायद मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीजें मुझ में ट्रांसफर हुई है। लेकिन हम लोग इसको कम कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास योग है। इस योग के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल कटु सत्य है कि योग के माध्यम से हम लोग जो है अपने जो हमारे इस तरह की जो भावनात्मक भावनाएं होती हैं उनको भी हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा क्या कह रहे हैं आप? भावुक हो जाता हूँ सर, ये जो प्रश्न में भी होता है, मैं भी भावुक हो जाता हूँ। हाँ जी, बहुतों के साथ ऐसा होता है। देखो कईयों के साथ तो ऐसा होता है कि बहुत सारे तो चलो समाज में जाकर इसको सीखते हैं। भाई अब देखो, मान लीजिए जो व्यक्ति बहुत ही मुसीबतों में ही रहता हो, जिसके सामने ज्यादातर इस तरह की चीजें हो रही हो, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर भावनाएं इस तरह की भर जाती है। लेकिन ये कई बार क्या होती है, हमारे ऊपर अनुवांशिक रूप से भी हमारे हमारे अंदर आ जाती है। तो ये हमारे वर्तमान में हमको पता ही नहीं चल पाता है। मूवी देखते देखते, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मूवी देखते देखते मैं रोने लग जाता हूँ, और ऐसा नहीं, बिल्कुल आंसू ऐसे निकलने शुरू हो जाती है। और मैं फिर सोच भी रहा होता हूँ क्या ये क्या है, मैं इतना कमजोर हूँ। तो ऐसी चीजें बहुत होती है। मेरी माता जी भी बहुत भावुक है। हाँ जी, ये आ जाते हैं हम लोगों में। तो कहने का मतलब यह है कि मानसिक रूप से ये अच्छा चीज नहीं है। मतलब देखो, एक मानसिक रूप का यह है कि संवेगात्मक क्या होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, तो मानसिक रूप से अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके अंदर संवेगात्मक स्थिरता होनी चाहिए। मतलब अगर बहुत बड़ी कुछ घटना हो जाती है तो वो उस घटना को जो है मतलब समझे, वो उसके अंदर एक स्थिरता होनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम से उसने इतनी बड़ी घटना सुन ली, हाइपर हो गया, हार्ट अटैक आगे मर गया हुई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात वो मानसिक रूप से क्या है, वो एकदम मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, मानसिक रूप से वो जो है स्वस्थ नहीं है। अर्थात तो संवेगात्मक स्थिरता बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम लोग बात करें तो निर्णय लेने की जो है पूर्ण क्षमता, यानी ये जो व्यक्ति होता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, उसमें निर्णय लेने की एकदम से कैसी होती है, पूर्ण क्षमता होती है। इसके अलावा धैर्य और उत्साह ये उसके अंदर हमेशा बना रहता है। तो जो एकदम से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके ये लक्षण है पीछे, और आप देख भी सकते हैं जो लिखे हुए हैं। जैसे आत्मविश्वास की उसमें भावना होती है, आत्मसम्मान की उसमें भावना होती है। मतलब वो आत्मसम्मान भी करना जानता है, भाई उसको मानसिक रूप से पता है उसको मुझे किसका सम्मान कैसे करना है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, आपने देखा होगा कि छोटा सा है बड़े के एक हाथ मार देता है, अपने घर में जो है अपने पिताजी पर हाथ उठा देते हैं, अपने बड़ों पर हाथ उठा देते हैं। यानी कि आत्मसम्मान की भावना उनमें नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो बहुत ही क्या है, कमजोर है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। लेकिन जो स्वस्थ होगा वो सम्मान करना जानता है। ये पॉइंट है इसका, आत्मसम्मान की भावना होती है इन लोगों में, संवेगात्मक स्थिरता होती है, इसके साथ साथ निर्णय लेने की इनमें पूर्ण क्षमता होती है, और धैर्य और उत्साह इनमें हमेशा बना रहता है। उत्साही होते हैं, कभी भी टेंशन देखते हो आपको नहीं मिलेंगे, एकदम से ऐसे सोच में पड़े हुए, उत्साह में रहते हैं जब देखो। और धैर्य भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में एकदम से कोई निर्णय लेते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी बात है, हर परिस्थिति के अनुसार हर एक भाव का अनुभव होना मनुष्य की सामान्य प्रकृति होती है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये बात अच्छी है। लेकिन एक चीज भी मैं आपको बता दूं कि जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि ज्यादा भावनात्मकता एक व्यक्ति के अंदर भी उसके लिए नुकसानदायी होती है, और इस पर हमको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा जो है मनोवैज्ञान मनोचिंतक भी कहते हैं, हमारी विज्ञान भी कहता है। कार्सनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को 4 स्तरों में विभाजित किया है। हाँ जी, हाँ जी। भाई योग बहुत बड़ी चीज है। आप देखो ना आज कितने लोग हैं भाई, योग के माध्यम से आप अपने मानसिक को जो है बड़ा मानसिक स्वास्थ्य जो है बनाए रख सकते हैं। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि एक मानसिक जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। समायोजन करने की क्षमता होती है, अच्छा व्यवहार करने की उसमें क्षमता होती है, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखता है। इसके अलावा अनुभव से उसमें क्या होती है, सीखने की क्षमता होती है। मतलब वो व्यक्ति क्या होता है, अपने अनुभव के साथ साथ सीखता रहता है। तो ये उसमें बहुत तगड़ी क्षमता होती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। और इसके अलावा प्रसन्नता जो है वो अनुभव करता है, यानी जो खुशी होती है वो उसको जीना सीखता है। तो ये क्या होती है, ये एक तरह से जो हमारे पास मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है उसके आप लक्षण ढूंढ सकते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए, सर क्या गरीब और बेरोजगारी भी मानसिक रूप से? हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई, ये तो सबसे बड़ा कारण है। आपने जो ये यहाँ पर इस समय बात रखी है, यही तो भारत के लिए शोध हुआ था। भारत के कहा गया है कि भारत में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो अस्वस्थ रहने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये भी है कि जो गरीबी और बेरोजगारी है, इसको सबसे बड़ा इस समय भारत ने माना। आपने देखा नहीं, जब भारत की पिछली बार रिपोर्ट आई थी तो भारत में जो गरीबी का स्तर था
उस आधार पर जो है बहुत बड़े चिंतक रहे बाहर के, उन्होंने लिखा था कि भारत में वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो भारत में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हर व्यक्ति अस्वस्थ है। भारत, अगर आपको रेशो बताऊं तो 20% लोग भारत के ऐसे हैं जो धनवान लोग हैं। बाकी इससे नीचे अगर आप देखोगे लगभग कम से कम 52% भारत का जो हिस्सा है वो एक तरह से वो हिस्सा है जो रोज दिनचर्या में जो है कमा कर हर दिन का जो है कमाता है, फिर जो दिनचर्या में खाता है। तो अब आप खुद सोचिए, जो जिस बंदे को सुबह उठते ये टेंशन फिक्र होगी कि यार आज रात का जो है चूल्हा तभी जल पाएगा, मेरे बाल बच्चे तभी खाना खा पाएंगे जब मैं दिन में काम करके आऊंगा और पैसे कमा के आऊंगा, तो आप खुद बताइए उसका मानसिक स्तर कैसे ठीक हो सकता है। तो भारत में हुआ, ये भारत के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एशिया के हमारे ऐसे देश हैं जिनमें गरीबी और जो बेरोजगारी है वो, और बेरोजगारी शब्द भारत के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भारत में देखेंगे, भारत एक युवा प्रधान देश है, और आप खुद सोचिए भारत में सबसे ज्यादा युवा है, और सबसे ज्यादा युवा अगर बेरोजगार है तो एक तरह से वो मानव संसाधन नहीं बन सकता है। आपने एक चीज देखी होगी, भारत का जो मानव संसाधन है, अगर हम लोग देखें भारत में लगभग लगभग 18 वर्ष से लेकर लगभग 35 तक ये रेशियो है। अर्थात इस दौरान, इस बीच में भारत में सबसे ज्यादा क्या है, युवा है। और अगर भारत में कौशल होता, भारत में बेरोजगारी नहीं होती, तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस समय होता। लेकिन समस्याएं बड़ी विडंबना है। आपको मालूम होना चाहिए कि 18 से 35 वर्ष तक भारत के अधिकांश जो राज्य है, इन राज्यों में जो ये व्यक्ति हैं ये संघर्ष कर रहा होता है अपने जो है लक्ष्य के लिए, अर्थात ये संघर्ष कर रहा होता है अपने रोजगार के लिए। लेकिन 30-35 साल तक जो है इसको कोई रोजगार नहीं मिल पाता है, तो फिर लास्ट में इसके पास क्या होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। भाई मानसिक रूप से कितना परेशान रहेगा, तो फिर ये जो इसका बौद्धिक, भाई जो मानसिक रूप से कमजोर होगा, जो मानसिक रूप से क्या होगा, अस्वस्थ होगा, वो बौद्धिक रूप से भी कैसा होगा, कमजोर होगा। अर्थात उसके पास नए नए आइडियाज नहीं होंगे, उसके पास नए नए नवाचार नहीं होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या हो जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण भारत में मानव संसाधन भी जो है एक प्योर नहीं मिल पाता है। गरीब और बेरोजगारी इसका मुख्य कारण है। हाँ, वर्तमान में एक बहुत बड़ा कारण, लेकिन इसके इतर भी बहुत सारे कारण होते हैं गरीब और बेरोजगारी, लेकिन भारत में मुख्य कारण इस समय गरीबी और बेरोजगारी माना गया है। आवाज में बफरिंग हो रही है, देखो भाई आवाज में बफरिंग हो रही है, इसका कारण क्या हो सकता है, इस पर तो शोध का विषय है फिलहाल। हाँ, बेरोजगार लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिस कारण उनका मानसिक विकास नहीं होता। बिल्कुल अनिल जोशी जी, थोड़ा सा इसको और बेहतर आप कर सकते हैं कि जो बेरोजगार लोग होते हैं वो बेरोजगार लोग तो कुपोषण के शिकार नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं, अगर आप गरीब लोग देखेंगे तो गरीब लोग जो है बचपन में, क्योंकि एक जो बाल्य अवस्था होती है उसी में अगर वो व्यक्ति क्या है, कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो कुपोषण के शिकार होने पर जो है वो शारीरिक रूप से क्या नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा। अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो मानसिक रूप से क्या होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, बौद्धिक रूप से उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो ये तो बिल्कुल कटु सत्य है। यहाँ पर देखो, अच्छा व्यवहार करने की क्षमता होती है, दूसरों के प्रति सम्मान भाव रखता है, अनुभव से सीखने की उसकी क्षमता होती है, और प्रसन्नता अनुभव करना उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये एक तरह से मैंने लक्षण बताए कि एक स्वास्थ्य व्यक्ति के लक्षण क्या हो सकते हैं। अब इसके बाद बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो फिलहाल हमारा तो चर्चा का जो केंद्र बिंदु है भाई, आप लोगों को बनना है शिक्षक, और अगर आप टीचर बनते हैं तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि एक बालक के मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। आप और आपका विद्यालय किस तरह के जो है प्रणाली को अपनाएं जो कि बालक के मानसिक विकास या फिर बालक के मानसिक स्वास्थ्य को जो है सबसे पहला क्या रखे, यानी कि अग्रणी या अग्रणी स्थान पर रखे। तो ये अब समझना बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए कि आखिर में एक शिक्षक और एक विद्यालय बालक के मानसिक स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर सकता है। कुपोषण के कारण गरीबी और अज्ञानता आती है, बिल्कुल सही कारण जना जी। ज्यादा तो नहीं सर, पर थोड़ा बहुत लेकिन सुनाई दे रही है आवाज, मतलब मेरी आवाज क्या कम हो रही है क्या? ज्यादा तो नहीं सर, पर थोड़ा बहुत आवाज तो सुनाई दे रही है यार, ऐसा मत बोलिए। मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पर एकदम। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के नेट खत्म हो जाता है इसलिए इनको साउंड साउंड नहीं पहुंच पाती है। आवाज बिल्कुल आ रही होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं कर, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। देखो गीता जी को आवाज बिल्कुल मेरी क्लियर जा रही है, नहीं ठीक है तो बीच में बाधा व्यधन उत्पन्न ना करे। आपका व्यधन उत्पन्न करना ही मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देता है। समझ गए आप लोगों के मैसेज में मुझे मानसिक रूप से बहुत बार, कई बार अस्वस्थ कर देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों के जो मैसेज हैं वो पॉजिटिव रहे,
और आपके मैसेज अगर पॉजिटिव रहेंगे तो मैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहूंगा, और अगर मैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहा तो ये आपके लिए यानी आपके लक्ष्य के लिए एक बहुत ही जो है क्या है उचित। हाँ, गड़बड़ ज्यादा हो रही सर। अच्छा, खड़बड़ ज्यादा हो रही है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं दूर रख लेता हूँ, इसलिए जो शिक्षकों का पढ़ने का मन नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भाई एक आप जो शिक्षक बनने वाले हैं तो आपके पास ऐसी क्या आपकी भूमिका होनी चाहिए कि एक बालक का जो है यानी कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से। सबसे पहले तो ये पूरी लिस्ट है, यानी ये वो सारी चीजें हैं जो आपके पास, जो विधियां आपके पास होनी चाहिए प्लस आपके विद्यालय के पास होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले यानी कि स्वच्छ वातावरण, ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ वातावरण जो है ये सबसे पहले होना चाहिए। शिक्षकों का एक बालक के प्रति यानी कि स्नेहपूर्ण यानी कि प्यार भरा व्यवहार होना चाहिए आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कई बार देखा होगा, ये बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय देश को भुगतना पड़ता है कि जो मैथ्स के टीचर होते हैं, मैथ्स के टीचर इतने खुखार होते हैं कि इसलिए भारत में जो है मैथ्स में इतना कमजोर बच्चा पड़ा रहता है, भाई उसका मानसिक रूप से मैथ्स के प्रति जो है धारणा नहीं बनी रहती। मैथ्स का टीचर अंदर आते ही जो है उसको देख के डर लग जाता है। उतनी मैथ्स के कितने खड़ूस रहते थे, आप लोगों के भी जो रहे होंगे। आते जो है मैथ्स का टीचर सीधा जो है पहले तो जो है बच्चे का मार पिटान शुरू कर देता है, उसके बाद जो है मैथ्स का टीचर बयान। तो देखो आप अगर उस टाइप का टीचर होगा तो मैथ्स में भारत में सारे बच्चे इतने कमजोर रहे कि एक टाइम पीरियड ऐसा रहा है कि बच्चों ने मैथ्स ली नहीं कभी, डर के मारे। बच्चे जो है आर्ट्स लेते थे चुपचाप से। तो सर पढ़ाते समय ये मैसेज करके ही बंद किया जाए तो ठीक है, ठीक है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, और मैं खुद भी मानता हूँ इस चीज को। मैं खुद, मेरी जो अपनी प्रणाली है भाई, मैं भी जब अपने छात्रों को पढ़ाता हूँ तो मेरा सच में मैंने खुद आज तक जो है ये अनुभव किया है, आपको बच्चे खुद रिस्पेक्ट देंगे, ये 100% है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको रिस्पेक्ट तभी नहीं मिलेगी कि जब आप उनके अंदर खौफ पैदा करें। अगर आप एक ऐसे जो है मास्टर साहब है, आप बच्चों को मारते हैं, बच्चों को आप डराते हैं, तभी आपको बच्चा रिस्पेक्ट देंगे। वो रिस्पेक्ट केवल और केवल आपकी तब तक होगी जब तक आप 1 घंटा उस क्लास में होंगे। उसके बाद बच्चा हमेशा आपकी बुराई कर रहा होगा। ये मैं आपके लिए स्पेशली एक संदेश दे रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग मास्टर बनने वाले हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अगर क्लास में डरावना माहौल पैदा करता हूं तो बच्चे आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, ऐसा कतई नहीं है। बच्चों के अंदर आपने डर पैदा किया है, बच्चे आपकी उसी रिस्पेक्ट को केवल 1 घंटे तक रखेंगे। उसके बाद बाहर जाकर वो आपका क्या हश्र करते होंगे, क्या आपसी बातें करते होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। आप इससे बेहतर ये रखो कि अगर आपका बहुत ही अच्छा व्यवहार है बच्चे के साथ, बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार है, और जो इस तरह का व्यवहार होता है इसको बोलते हैं दीर्घकालिक शिक्षा, यानी कि आप उस बच्चे के दिमाग में बहुत दीर्घकालिक जो भी आप बीज बो रहे हैं शिक्षा के, वो बड़े लॉन्ग के लिए, क्योंकि वो खुशी खुशी आपसे उस शिक्षा को धारण कर रहा है, वो जो है हंसते हुए उस शिक्षा को पढ़ रहा है। और उस बच्चे की मैं आपको बताता हूं कि रिस्पेक्ट आपके लिए केवल 1 घंटे की नहीं होगी, बल्कि जब तक वो जिंदा है अगर आप उसके सामने से गुजरेंगे, वो नतमस्तक होकर अब आपके अंदर उसकी एक जो है पॉजिटिव फीलिंग आपके लिए पैदा होगी। और जबकि आपने अगर आपने खौफ पैदा करके बच्चे को पढ़ाया है तो आप जब भी मिलेंगे वो बच्चा आपसे छुपने की कोशिश करेगा, डरेगा, कभी भी भविष्य में मिलेगा। तो ये चीजें रहती हैं, तो बहुत जरूरी है यानी कि शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार और एक मानसिक स्वास्थ्य को एक बच्चे का बेहतर बनाने के लिए संतुलित एवं बहुत ही उचित पाठ्यक्रम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। कि भाई आप जो है एक विद्यालय में एक शिक्षक, एक विद्यालय जो है बच्चे का, अगर आप मानसिक संतुलन बहुत अच्छा या मानसिक विकास या मानसिक रूप से उसको स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपका जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, वो एकदम से संतुलित होना चाहिए और एकदम से कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, जो हाँ उस बालक, उस कक्षा के बालक के लिए बिल्कुल उचित रहता हो। इसके अलावा बाल केंद्रित यानी कि बालक को केंद्र में रखते हुए जो शिक्षण विधियां है, मतलब जो भी आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, जो भी आपकी शिक्षण विधि है आपकी प्लस आपके विद्यालय की, वो आपको लेकर केंद्रित ना हो बल्कि वो बालक को लेकर केंद्रित हो। यानी बालक को देखकर आपने वो क्या बनाई हो, वो विधियां बनाई हो, ना कि आपने इस प्रकार से बनाई हो कि जो मुझे बेहतर लगती है मैं उस तरह की अपनी शिक्षण विधि बनाता हूं और फिर बालक को पढ़ाता हूं। या कोई विद्यालय ऐसा हो कि भाई हमारी शिक्षा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे। आपको केंद्र में किसको रखना है, बालक को रखना है, अर्थात उस बालक को केंद्र में रख के आप क्या कर सकते हैं, एक शिक्षण विधि जो है बना सकते हैं। इसके अलावा शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इस पर आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे समय समय के साथ।
इसके साथ साथ और भी हमारे पास बहुत सारी जैसे संवेगात्मक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रों के कार्यों को समुचित मान्यता मिलनी चाहिए, अच्छी आदतों का छात्रों के बीच निर्माण होना चाहिए, शिक्षक अभिभावक परिषद की व्यवस्था होनी चाहिए। ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहला हमारे पास आता है स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण यानी कि ये आपके लिए स्पेशल है और प्रॉपर ये आपके लिए एक टॉपिक बना हुआ है वहां पर, अर्थात यहां से आपके लिए 100% क्वेश्चन बनने की संभावना बन सकती है कि भाई एक शिक्षक का जो है बालक के स्वस्थ मानसिक जो है उसको बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यानी कि स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। भाई यदि आपके विद्यालय में स्वच्छ वातावरण है तो आप खुद ही समझे कि विद्यालय का स्वच्छ वातावरण क्या कर सकता है, यानी कि उस बालक को जो है शारीरिक रूप से क्या कर सकता है, मजबूत रख सकता है। यानी शारीरिक रूप से उस बालक को वो स्वस्थ रखेगा। और मैंने आपको बताया जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास विद्यालय में क्या होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। अर्थात विद्यालय में आपका ऐसा वातावरण होना चाहिए कि मान लीजिए जो बच्चा है, बच्चे के अनुकूल आपका, जैसे भाई बच्चे के लिए विश्राम के लिए अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोग पढ़ाए जा रहे, बच्चे के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, वो थक जा रहा है और थकान पर जो है वो शारीरिक रूप से अगर बीमार होगा तो ऑटोमेटिकली मानसिक रूप से बीमार होगा। इसके अलावा बच्चे के लिए आपके पास उचित प्रबंधन होना चाहिए, जैसे मान लीजिए खेल प्रणाली आपकी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है पोषण युक्त भोजन आपके वहां पर होना चाहिए। आपके पास जो है जैसे पीने की पानी है इसकी एक स्वच्छ व्यवस्था होनी चाहिए। आपका जो शौच वगैरह है ये आपके जो है एकदम स्वच्छ होना चाहिए। अर्थात अगर आप स्कूल में स्वच्छ वातावरण बनाए रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अधिकतर आर्ट्स वाले हैं। संवेगात्मक सुरक्षा, हाँ जी ठीक है भाई, आप लोगों को मैसेज चलते रहते हैं। फिलहाल हम लोगों ने देखा सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, ये स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर विद्यालय का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि बालक का समुचित रूप से शारीरिक और मानसिक विकास हो, यानी कि दोनों विकास बालक का होता रहे। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जाहिर सी बात है उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल आहार मिल जाए, समुचित विश्राम उसको मिल जाए, ठीक समय पर जो है उसको ठीक समय पर रोग आदि का उपचार मिल जाए, तो बहुत ही जो है स्वच्छ वातावरण बना रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट था पहला। विद्यालय एवं शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वे उन साधनों को अपनाएं जिनके द्वारा बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे। भाई ये प्रॉपर है कि भाई आप एक शिक्षक होंगे और आपका जो विद्यालय होगा तो आपका एक कर्तव्य है, ये बाकायदा कर्तव्य है कि आप उन साधनों को जो है अपनाएं जिनके द्वारा बालकों का क्या है, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे। अर्थात अगर बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तो मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि विद्यालय में नियमित शारीरिक शिक्षा, भोजन विश्राम, खेलकूद, व्यायाम, स्वच्छता तथा रोगों के उपचार आदि की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहली लाइन क्या है, स्वच्छ वातावरण। तो स्वच्छ वातावरण के अलावा दूसरा हमारे पास है संतुलित एवं उचित पाठ्यक्रम। भाई ये बहुत जरूरी है कि भाई जिस विद्यालय में अगर संतुलित और उचित पाठ्यक्रम नहीं है तो वो जो है एक तरह से बालक के बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। आप एकदम से मान लीजिए आप छठी कक्षा का बालक है तो उस छठी कक्षा के बालक के अनुसार आपका जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छठी कक्षा के बालक के लिए आपने 7वीं 8वीं कक्षा के बालक का पाठ्यक्रम रखा हुआ है तो उसके लिए बहुत ही विनाशकारी, यानी कि उसकी बुद्धि यानी कि उसका जो बौद्धिक विकास है उसके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, संतुलित पाठ्यक्रम के बोझ से विद्यार्थियों को मानसिक थकान होती है। अगर आपके पास संतुलित कह रहा हूं सॉरी असंतुलित, अगर असंतुलित पाठ्यक्रम है तो इसका बोझ विद्यार्थी पर इतना हो जाता है कि वो विद्यार्थी के लिए एक मानसिक थकान बन जाती है। विद्यार्थी अगर आप असंतुलित पाठ्यक्रम में कम रुचि लेते हैं, मतलब विद्यार्थी क्या होते हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा चीजें ला रखी जो उसके काम की चीजें नहीं है तो वो क्या करते हैं उस पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थी होता है वो रुचि लेना कम लेता है। अर्थात पढ़ाई को क्या समझने लगता है, बोझ समझने लगता है। उसको लगता है कि भाई जो उसको यानी कि जिस अवस्था में वो है उस अवस्था की चीजें आप उसको नहीं दे रहे हैं। भाई उदाहरण के लिए आप जो है पांचवी का एक बालक है, आप पांचवी की बालक को जो है 12वीं की कक्षा का जो है पाठ्यक्रम दे रहे हैं तो वो पाठ्यक्रम पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए बोझ है। अगर वो बोझ हो गया तो पढ़ाई को अगर उसने बोझ ले लिया तो जाहिर सी बात है उसका मानसिक रूप से अस्वस्थ होना जाहिर है। यह अत्यंत आवश्यक है कि पाठ्यक्रम संतुलित हो
जिससे कि उसके ज्ञान में अपेक्षित वृद्धि हो सके। मतलब आपका टारगेट ऐसा हो कि पाठ्यक्रम आपका उचित हो और वो उसके ज्ञान में क्या करे, वृद्धि करे, और जब उसके ज्ञान में वृद्धि होगी तो उसके मस्तिष्क पर क्या होगा, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उसका मस्तिष्क संतुलित अवस्था में बना रहेगा। हाँ, जैसा हमारा हो गया पाठ्यक्रम। अब देखो आप लोगों का पाठ्यक्रम क्या है कि इतना ऐसा नहीं है। अब आप लोग भाई एक शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपसे क्या अपेक्षाएं रखेगा आयोग। आपसे वो इस तरह की अपेक्षा रखेगा कि अब जो एक शिक्षक आएगा, वो शिक्षक कम से कम आज के वर्तमान की पॉलिसी को समझे, वर्तमान में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, एक टीचर और एक बालक के बीच कैसे कॉम्बिनेशन जो है समायोजन हो सके, कैसे कॉम्बिनेशन बना रहे, तो उस प्रकार से आपका सिलेबस रखा गया है। अब देखो हम लोग इस सिलेबस को जब पढ़ रहे हैं तो आप हर तरह से एक तरह से ऑलराउंडर बनकर वहां पर जा रहे हैं, और एकदम इस प्रकार का आप एक शिक्षक वहां पर जाएंगे कि आप उस बालक को भी जो है चहुमुखी विकास के साथ क्या करेंगे, विकसित करेंगे। तो जाहिर सी बात है देश को एक बेहतर मानव संसाधन मिलेगा। अब जब आपको पास ज्ञान होगा किसका, कि भाई एक स्वास्थ्य क्या होता है, एक स्वास्थ्य का हमारे जो है लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप अपने उस बच्चे को समझाएंगे स्वास्थ्य के बारे में। अगर आपको मालूम है कि योग क्या है, अब जब आपको मालूम ही नहीं होगा योग क्या है, तो आप उस बालक को क्या योग समझाएंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि जो है ये सारी चीजें जो है एक मानसिक पर जो है क्या प्रभाव स्वास्थ्य का पड़ता है, तो आप जो है उस तरह का बेहतर टीचर नहीं बन पाते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसलिए सिलेबस बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे देख के पढ़ने में जोश आता है, एक काम करो भाई, मेरी फोटो रख दो आप वहीं पे। अगर मेरे को देख के पढ़ने में जोश आ रहा है तो फोटो बढ़िया से आगे रख दो भाई, है ना। जब जब आप मुझे देखे तब तब जो है किताब निकालने में आपको मजा आ जाए। ठीक है। फर्स्ट यूनिट में अभी कितने टॉपिक बचे हैं, कौन सी फर्स्ट यूनिट है भाई, फर्स्ट यूनिट तो हमने शुरू ही की है। फर्स्ट यूनिट की टेंशन मत लो, अभी ये हमारी सेकंड यूनिट चल रही है सरिता जी, और सेकंड यूनिट जो है समापन की ओर अग्रसर है, सबसे लंबी थी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यूनिट इसके बाद शुरू करने वाला हूँ। सर जी ऐसा ही करना पड़ेगा, हाँ जी ऐसा करो। गुरु को भाई, गुरु तो सर्वोच्च, गुरु का कितना बड़ा स्थान दिया है। गुरु की अगर आपने वास्तव में शिद्दत मुद्दत से जो है गुरु को मानना शुरू कर दिया, तो आप दुनिया में क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप कौन सी यूनिट पढ़ा रहे हैं, मैं आपकी भाई अब कौन सी यूनिट, अब देखो बहुत सारे, मुझे लग रहा है केदार सिंह जी आज ही तो नहीं एंटर एंटर की होगी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम लोग समझ गए। तो संतुलित हमारे पास बहुत जरूरी है। देखो संतुलित और उचित पाठ्यक्रम अब समझ गए, ये याद रखना भाई, ये आपसे पूछी जा सकती है। अगला देखो, शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, ये तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक बच्चे का मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, अगर आपका स्नेहपूर्ण व्यवहार है तो आधे से ज्यादा तो आप बच्चे को वैसे ही पढ़ा दोगे। ये मैं खुद बता रहा हूं, जो चीजें बच्चा 10 दिन में सीख सकता है, वो आपके प्यार से, आपके स्नेह से मात्र 5 दिन में सीख सकता है। आपका किस तरह से उसके साथ जो है कोऑर्डिनेशन है, वो बड़े मायने रखता है। आपका स्नेहपूर्ण व्यवहार है, आपका क्रोधित व्यवहार है। हाँ, बहुत जरूरी है कि बच्चों को जो है छोटे समय के आधार पर जो है उसको गलत चीजों से रोकना पड़ता है। आप जो है उससे नेगेटिव चीजों की ओर जा रहा है तो आपको समझाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप जो है खौफ पैदा कर रहे हैं बच्चे में। बहुत सारे टीचर देखे मैंने ऐसे जो बिल्कुल एकदम खौफ पैदा, मतलब बहुत सारे, क्या मैंने कई सारे ऐसे टीचर देखे, आज से पहले देखो आपके पास पाठ्यक्रम नहीं था, बीएड इस प्रकार से नहीं होता था, बिल्कुल जो है इस टाइप का उनका जो है विकास नहीं होता था, तो वो टीचर कैसे होते थे, बिल्कुल एकदम घर से जाते थे लड़ लुड़ के, और घर में स्कूल में अपनी भड़ास निकालते थे बच्चों के ऊपर, बच्चों को दे दनादन मारते थे। तो खौफ पैदा करके बच्चों को पढ़ाना भी एक उचित जो है शिक्षा प्रणाली नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि शिक्षकों का स्नेहपूर्ण, यदि विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का व्यवहार सहानुभूति से, विद्यार्थियों के प्रति मतलब सहानुभूति ना होकर विद्यार्थियों के प्रति कैसा है, भेदभावपूर्ण होगा या रूखा होगा, मतलब होता नहीं ऐसे रूखा सा, आप बच्चा पूछ रहा है, आप कह रहे हैं भाई पढ़ ले खुद, बच्चा बेचारा आपके पास आ रहा है, सर मुझे ये बता दो, आप बोले आ नहीं रहा तेरे को 2 दिन से, उधर बैठ चल। ऐसे तो होते टीचर, मैंने ज्यादातर देखे। बच्चा बेचारा बड़ी उम्मीद लेकर आया है कि सर जरा मुझे समझा दो, टीचर ने उसको दो धमका के बैठा दिया। तो यदि इस प्रकार का, तो यदि आपका जो व्यवहार है वो सहानुभूति ना होकर विद्यार्थी के प्रति कैसा है, यानी कि भेदभावपूर्ण है या फिर एक तरह से रूखा है, तो जाहिर सी बात है शिक्षक को फिर आपको मतलब उस बच्चे से आदर नहीं मिलेगा, ये कटु सत्य है। तो यहां पर यही लाइन लिखी है कि यदि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का व्यवहार सहानुभूति से विद्यार्थियों के प्रति भेदभावपूर्ण या रूखा है, तो शिक्षक को उनसे आदर नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी शिक्षक का कहना नहीं मानता
और ऐसे कार्य करते हैं जिससे खी जाती है, मतलब जिससे टीचर का एकदम खोपड़ा खराब हो जाता है, मतलब वो आपके बिल्कुल उलट काम करने लग जाता है और टीचर परेशान होना हो जाता है। और ऐसे में फिर क्या होगा, ऐसे कार्यों से विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखें कि शिक्षक का जो है इसने पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, अगर हम शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बालकों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में उन्हें समुचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त हो। भाई बहुत जरूरी है कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो इस प्रकार की हो। बेइज्जती नहीं सर, अनुभव बता रहे हैं। कौन, मैं बेइज्जती किसी का अच्छा, अनुभव। हाँ भाई, सबका अनुभव यही तो है भाई, हम सबका यही तो रहा है। नॉर्मली हम लोगों ने तो अपने अपने गुरुओं को देखा, देखो हम लोग तो आदर करते हैं, जो पहले की पीढ़ी थी वो तो गुरुओं का कितना ज्यादा आदर करती थी। हमसे पहले हमारे पिताजी वगैरह तो टीचरों को जो है भगवान का दर्जा लेकर मानते थे। लेकिन आज का देखो, आज का तो कोई टीचर की वैल्यू ही नहीं है। आज तो जो है व्यवसाय मानते हैं। आज बच्चा ये सोचता है कि मैं फीस दे रहा हूँ और वो मुझे पढ़ा रहा है, वो नौकर है मेरा। आज नहीं है वो चीजें, ठीक है, क्योंकि वो चीजें रही नहीं अब। तो फिलहाल व्यवसाय वाली अगर हम लोग बात करें, आपने देखा होगा कि एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई आप विद्यालय में जो है उसको यानी कि क्या कर रहे हैं, व्यावसायिक रूप से भी उसको सक्षम, यानी उसके पास कौशल भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी एजुकेशन पॉलिसी में क्या चीज है कि जो लड़के होते हैं, लड़के के पास क्या दी जाती है कि भाई वो जो है जैसे क्या कहते हैं, क्राफ्ट का काम शुरू कर देता है। अगर आप छात्राओं को देखते हैं तो छात्राओं को हम लोग किस तरह से सिखाना शुरू कर देते हैं, सिलाई, इसके अलावा कताई बुनाई, ये चीजें बच्चा जो है छात्राएं सीखना शुरू कर देती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पाठ्यक्रम में या आपके विद्यालय में शिक्षक और विद्यालय के द्वारा उनको जो है व्यावसायिक रूप से भी जो है निर्देशित किया जाए। यदि ऐसा होगा तो बालक विभिन्न विषयों के अध्ययन में रुचि लेगा और उसका अच्छा बौद्धिक विकास होगा। बालक के अच्छे बौद्धिक विकास के कारण ही क्या होगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये हमारी इसमें बाल केंद्रित शिक्षण विधियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाल केंद्रित क्या होनी चाहिए, शिक्षण विधियां होनी चाहिए। देखो बच्चों के लिए जरूरी है कि विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षक विधि अपनाई जाए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, भाई आपके पास ऐसी शिक्षण विधि नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, केवल आप आए और सीधा पहुंचते, चल भाई आ जाइए, लिखना शुरू करवा दिया, ए भाई लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। इससे क्या होता है, बच्चा ऊब जाता है। अर्थात बच्चा जब ऊब जाएगा तो बच्चा जो है इंटरेस्ट नहीं लेगा। मतलब आपको अपने विषय को रुचिकर बनाना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं हूं, अब देखो आपको बहुत सारे लोग इस तरह से भी पढ़ाते होंगे कि जो है उनके पास ना तो आपको नोट्स भेज रहे होंगे, भाई बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जिनसे ना तो नोट्स भेजते होंगे, ना आपको जो है चित्रात्मक रूप से पढ़ाते होंगे, ना आपको जो है अवधारणा मतलब धारणाओं के साथ पढ़ाते होंगे। तो ऐसे में क्या होता होगा, यानी कि आप जो है उसे बोझिल सा समझते, बोर होने लग जाते हैं, यार क्या पढ़ा रहा है। अगर आपको कोई शिक्षक क्या कर रहा है, यानी कि अपनी जो है शिक्षण प्रणाली में जो है एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है। नया कॉन्सेप्ट कैसे, नवाचार लेकर आता है, यानी कि आपको क्या है, जैसे खेल विधि हो गई, प्रोजेक्ट विधि हो गई। मतलब आजकल देखो जैसे ये वाला है, अब देखो व्हाइट बोर्ड में मैं पढ़ा था तो व्हाइट बोर्ड में आप बड़े बोर होते, मैं लिखने लगा रहता क्योंकि वहां पर ये सिस्टम नहीं होता। अब हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट में क्या है, मैंने बढ़िया से चित्र ला दिए, अब मेरे को दिखाना था, मैंने कहा कि बच्चा खेल रहा है। अब मैं वहां लिख रहा हूँ बच्चा खेल रहा है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक फोटो लाया, बच्चा बढ़िया सा खेल रहा है। तो वो बच्चा क्या है, वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, देख रहा, अच्छा चित्र दिखा रहे, ताजमहल, मैं बोल रहा हूँ कि ताजमहल वहां पर है, अब ताजमहल में दिखाई नहीं रहा हूं, मैंने कहा ताजमहल ये है, मैंने चित्र में दिखा दिया, तो बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया कि ताजमहल ये है। यानी कि ऐसी आपकी शिक्षण विधियां हो जो बालक केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो, जो बालक को इंटरेस्ट जगाए। ऐसी ना हो जो बालक को पर बोझिल बने। तो उसके लिए हमारे पास वर्तमान में जैसे खेल विधि है, भाई आप समय समय पर क्या है, आपकी क्लास चल रही है, बीच में आपका गेम्स का पीरियड है, बच्चा खेल के भी आ गया, मानसिक रूप से स्वस्थ हो गया, अंदर बैठ गया, उसके बाद 2-3 क्लासों तक जोश में रहेगा, पढ़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट विधि है। प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो अब आप जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते आप बच्चों को बढ़िया बढ़िया चित्र दिखा रहे हैं, बच्चा और खुश हो गया, उसका और 1-2 क्लास के लिए मन बन गया। इसके साथ साथ आपके पास दूसरा ये मोंटेसरी विधि, मोंटेसरी विधि, यहां से क्वेश्चन भी बनता है। मोंटेसरी जो है ये हमारे पास मारिया मोंटेसरी, ये इटली की एक बहुत बड़ी मनोचिंतक थी और इनका बहुत बड़ा काम रहा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में, और बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया था। किसने, यानी मोंटेसरी जी ने। मोंटेसरी इटली की है और इन्होंने अपनी ही एक विधि दी थी जिसको कहते हैं आज यानी मोंटेसरी विधि के नाम से। मोंटेसरी विधि का मतलब होता है कि जब भी आप बच्चों को यानी कि उनके आधार पर पढ़ाए, ना कि अपने आधार पर। अर्थात मोंटेसरी क्या चाहती थी, ये चाहती थी कि बच्चों को जो है पहले आप इस तरह से पढ़ाए, लिखना ना पढ़ाए। मतलब हम लोग जैसे पढ़ाते हैं कि चल भाई लिखो फिर आप समझाते, कि वो चाहती है कि बच्चों को पहले उसके अनुसार समझाए। जब बच्चा चीजें समझता रहे तब आप उसको लेखनी पर लाए। अर्थात बच्चों को खेल खिलाओ, बच्चा जो चाहता है वो उसे करने दो।
तो मॉन्टेसरी विधि उसी को कहते हैं कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ाए। हाँ बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जो है भाई, हाँ मैं अपने बच्चे को भी बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं अपने बच्चे को भाई कभी मारता नहीं हूँ, बड़े सावधानी से रखता हूँ, है ना, और बिल्कुल एकदम फ्री में रखता हूँ। तो चलिए फिलहाल जरा आपको यहाँ पर, ओके बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी। तो फिलहाल यहां पर हम लोग समझ गए। इसके अलावा हमारे पास संवेगात्मक सुरक्षा है। अब देखो संवेगात्मक सुरक्षा क्या होती है। संवेगात्मक सुरक्षा की बात यह होती है कि भाई हम लोग बच्चे को क्या करें, ना ज्यादा डराए, ना ज्यादा उसको इतना वो करे, मतलब आप ऐसा उसका संवेगात्मक जो विकास है उसको सुरक्षा दे, अर्थात आप उसके अंदर खौफ पैदा, जिस पर मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए समुचित यानी कि संवेगात्मक विकास अत्यंत आवश्यक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसका संवेगात्मक विकास। इसके अलावा यदि संवेगों में संतुलन नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं, यदि संवेगों में संतुलन नहीं है तो बालकों के मन में मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। बालक के संवेगात्मक संतुलन के लिए आवश्यक है कि उन्हें सहानुभूति और प्यार से शिक्षा दी जाए। भाई यही तो होता है। अगर आपने जो है उनका संवेगात्मक रूप से क्या कर दिया, उनके अंदर आपने डर वाला भाव पैदा कर दिया, तो वो बच्चा डरा ही रहेगा। भाई कोई बच्चा ऐसा आपने देखा होगा कि एक टीचर ऐसा खड़ूस आ रखा है, वो बच्चा हमेशा उसकी क्लास में कभी अपसेंट कर रहा है, कभी पढ़ नहीं पा रहा है, कभी डर के मारे क्या कर पा रहा है, मतलब वो कभी जो है उस क्लास के चक्कर में अपने 3-4 क्लासेस जो अगली होती है उनमें भी उसका माहौल एकदम कैसा रहता है, मानसिक रूप से बिल्कुल ऐसे पड़ा रहता है, बीमार हो जाता है एकदम। शारीरिक रूप से भी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, उसको भूख नहीं लगती, टेंशन रहती, कल स्कूल में जाना पड़ेगा, वो आएगा मैथ्स का टीचर मारेगा, तो उसको जो है शारीरिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान होगा तो मानसिक रूप से परेशान होगा, मानसिक रूप से परेशान होगा तो बौद्धिक विकास जीरो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें घूम रही, तो इसलिए बहुत जरूरी है संवेगात्मक सुरक्षा की व्यवस्था। एक टीचर की है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सबकी है। अब देखो भाई मैं आपको कितने प्यार से समझाता हूँ, नहीं चलो अब ये तो हमारा तो अलग स्तर हो गया ना, लेकिन एक बालक को भाई, क्योंकि आप लोग किस कौन से स्तर तक पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी स्तर तक, जूनियर स्तर तक, इससे अलावा उस अपर हायर एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर बालक को बड़ा ध्यान देना पड़ता है इन चीजों का। हाँ जी हाँ जी। चलिए फिलहाल जरा यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारे पास, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, बेहतर स्वास्थ्य और योग। तो हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है कि भाई एक मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वच्छता कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास है कि बेहतर स्वच्छ योग। बेहतर स्वच्छ योग की अगर हम लोग बात करें मैथ्स के टीचर काफी अच्छे होते हैं सर, इमोशन से भरे हुए। अब देखो मुझे लग रहा है मैथ्स के हो गया, अरे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण, मैंने एक उदाहरण क्या पकड़ लिया, आप मैथ्स के पीछे पड़े गए, ऐसा नहीं है, मैं कोई सा भी टीचर हो सकता है, जरूरी नहीं मैथ्स। पर मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मैथ्स में कहीं ना कहीं वास्तव में ऐसे रहे कि मैथ्स में असल में बच्चा ऑलरेडी, क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी रही, बच्चा बहुत घबराता था मैथ्स से। अब जब बच्चा घबराता था तो ऊपर से फिर टीचर का भी मूड खराब रहता है, फिर टीचर भी डरा देता है। तो मैथ्स का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल रहा है, समझ गया, मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हालांकि वर्तमान में जो शिक्षक है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अभी लगभग 5-6 सालों में जो शिक्षक आ रहे हैं वो इतने शानदार है, बहुत अच्छा सभी स्कूलों का माहौल बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, लगता है सर मैथ्स के टीचर काफी खड़ूस थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो भाई ऐसा व्यक्तित्व तो रहा, मैं आपको बता दूं कि मतलब मैं वर्तमान में अगर कोई मुझे देखता है तो लोग सोचते हैं कि सर तो बिल्कुल एकदम ऐसे मजाक के अंदाज वाले हैं और बचपन में भी ऐसे रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि असल में मैंने अपनी लाइफ को बचपन में सही से नहीं जी। मतलब मैं उन लोगों में शुमार था जो बड़े शरीफ से नहीं होते हैं वैसे करके, मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते थे। और पूरी 12वीं तक की जो मेरी कक्षाएं हुई हैं, जो वो हुई है शिक्षा, उसमें कभी भी किसी भी टीचर का जो है मेरे प्रति यानी कि रवैया एक खौफनाक नहीं रहा। क्योंकि असल में मैं बहुत ही कैसा था, एकदम से शरीफ इमेज वाले जो होते नहीं है उस टाइप का था। लेकिन अब मैं पछताता हूँ मैं वैसा क्यों था, मैं क्यों नहीं इस एक्टिव रहा, क्यों नहीं मैं मस्ती कर पाया, वो सारी चीजें मैं अब सोचता हूँ इस समय ना। लेकिन उस दौर में बड़ा ऐसा रहा। तो मेरे साथ सारे टीचर, मैथ्स वाले टीचर का तो बहुत ही बड़ा शानदार मेरे साथ वो रहता था, तो मेरे साथ मैथ्स का कभी वो नहीं रहा। लेकिन मैं देखता था कि मैथ्स वाले टीचर का खौफ कैसा होता था। हमारे तो रासायनिक के शिक्षक बड़े खतरनाक थे, सभी डरते थे। हाँ भाई सबके अलग अलग टीचर है भाई, कला वर्ग के टीचर सबसे अच्छे कला वर्ग के। चलो ठीक है भाई, बाद में चर्चा होगी। चलो फिलहाल यानी कि बेहतर स्वास्थ्य योग, अब हल्का सा चर्चा भाई योग पर चर्चा की जाए। देखो अगर हम लोग योग की बात, अब योग आ गया योग, अगर हम लोग योग की बात करते हैं तो भाई योग एक तरह से क्या है, संस्कृत का शब्द है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि योग, क्योंकि इस बार योग दिया है, योग किस प्रकार का शब्द है, तो संस्कृत का शब्द है। और
योग का मतलब क्या होता है, अगर कभी अर्थ पूछ ले योग का, तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, ये तो हम लोग जानते हैं योग का अर्थ जोड़ना है। लेकिन अगर सही मायने में हम लोग योग को देखें, भाई योग तो आज एक तरह से हमारे लिए एक तरह से देवत्व है, भगवान है। दुनिया में आज योगा के लिए कहां कहां क्या नहीं चल रहा है। लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे बड़ा अगर कोई मार्ग माना गया है तो वर्तमान में योग माना गया है। समझ गए आप? अगर योग है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या होता है, निरोग रहता है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से निरोग है तो योग के माध्यम से वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, और अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो गया तो उस व्यक्ति का बौद्धिक विकास बड़ा शानदार, बौद्धिक विकास अगर बड़ा शानदार तो लक्ष्य उसके सामने एकदम से हाथ में आ जाता है। तो योग ऐसी चीज है। तो चलिए जरा थोड़ा सा फटाफट से योग पर चर्चा की जाए। देखो योग में ज्यादा चीजें कुछ नहीं, कुछ चीजें याद करने वाली हैं। भाई योग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है जोड़ना। ये तो इतनी बेसिक चीज याद रखना। अब योग जो है एक प्रकार से मानव शरीर को स्वस्थ बनाकर अपने जीवन के लक्ष्य को पाने की क्या है, विधि है। अगर साधारण शब्दों में देखें कि योग क्या है, तो आप कह सकते हैं कि भाई योग जो है एक तरह से मानव शरीर को स्वस्थ बनाकर, भाई जो हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर को स्वस्थ बनाकर हम लोग जो अपने जीवन का हमारा जो लक्ष्य है उसको पाने की क्या है, एक विधि है। आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि योग क्या है। तो योग मानव शरीर को स्वस्थ बनाता है, और मानव शरीर जब स्वस्थ हो जाता है तो वो अपने जीवन का जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। ये एक प्रकार से योग बताया गया। भाई हमारे चिंतकों ने तो योग को एक तरह से आत्मा और परमात्मा का मिलन बताया है, कि योग ही ऐसा है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन कर सकता है। योग ही ऐसा है जो एक व्यक्ति का सीधा परमात्मा से कनेक्शन करवा सकता है। मतलब योग इतनी बड़ी पावर है। और आप खुद देख लीजिए आज योग के लिए लोग मारे फिरे रहे हैं। भाई शरीर योग से ही आज बन रहा है। योग का ज्ञान शरीर, मन और मानसिक विकास के साथ साथ मानव चेतना के विकास के लिए भी होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हम लोग योग पर बात करें तो हम लोग यहाँ पर योग की परिभाषाएं देखेंगे। कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से एक तो आप लोग महादेव देसाई पढ़ेंगे, दूसरा विष्णु पढ़ेंगे, और तीसरा राधा कृष्णन। तो हमारे पास महादेव देसाई, इसके अलावा विष्णु और राधा कृष्णन, इन तीनों की परिभाषाएं ज्यादातर अभी तक जो जहां पर सिलेबसों में था तो ये पूछा हुआ है, तो इसलिए इनकी परिभाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे अगर हम लोग देखें सबसे पहले महादेव देसाई के अनुसार, तो ये कहते हैं कि शरीर जो है, यानी योग क्या है, शरीर, मन और आत्मा की सभी शक्तियों को परमात्मा से संयोजित करवाना ही क्या है, एक प्रकार का योग है। यानी कि मेरा शरीर, मेरा अंदर का मन और मेरी जो आत्मा है, ये सभी जो शक्तियां हैं इनको परमात्मा के यानी कि संयोजित करवाने का क्या है, एक प्रकार से योग है। वो योगी करवाता है जो हमारा संयोजन करवा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें विष्णु की, ये कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण तो मिलन। सोचिए आप, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, इनका पूर्ण तो मिलन क्या है, यही योग है। मतलब योग में बड़ी पावर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किसकी, राधा कृष्णन की, तो ये कहते हैं कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक मतलब अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर उन्हें संतुलित करना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। तो याद रखिएगा इनकी परिभाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों की तीनों शख्स। अगर हम लोग योग को और जाने तो हम लोग अब यहाँ पर जानेंगे कि आखिर में योग के कौन कौन से अंग होते हैं। केवल रटना है, यहाँ पर ज्यादा अंगों को आपने नहीं पढ़ना है। आपसे केवल इतना पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से योग के कौन से अंग है। तो इतना याद रखना, एक आसन होता है, भाई आपने देखा होगा आसन योग का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा होता है प्राणायाम, भाई प्राणायाम योग है ना, एक आसन योग, प्राणायाम योग। इसके अलावा नियम, नियम भी योग का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है। और साथ ही साथ धारणा, धारणा हो गई, और ध्यान हो गया। तो आसन, प्राणायाम, नियम, धारणा और ध्यान, ये महत्वपूर्ण अंग है योग के। और इतनी चीजें आप इसमें याद रखना, बाकी इनको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब बात आता है योग का महत्व क्या है। क्वेश्चन आपके लिए यहां से बन सकता है कि आखिर में योग का महत्व आपके जीवन में क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो योग एक प्रकार का व्यायाम है। भाई हम लोग जानते हैं योग एक प्रकार का व्यायाम है। अब तो हमारी स्कूल में जो है हम लोग जो व्यायाम करते हैं वो योगी तो है, हर जगह अब स्पेशल व्यायाम के टीचर भाई जो आप बन रहे हैं, व्यायाम है उनके लिए जरूरी है। भाई याद रखना ये आपके काम का भी टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूं। आवाज में कभी कभी बफरिंग हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बफरिंग जब मैं मुड़ता हूं इधर को तब कभी कभी हो जाता है। तो योग एक प्रकार का व्यायाम है जिसके नियमित अभ्यास के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते। तो पहला महत्व तो यही है। योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, निरोग रह सकता है। बिल्कुल कटु सत्य है। भाई योग के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, निरोग रह सकता है। इसके साथ साथ
सफल, स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण रूप से अपने जीवन का क्या कर सकता है, निर्वहन कर सकता है। तो इतनी बड़ी बात है, यानी कि योग का महत्व इतना बड़ा है कि हम लोग जो है अपना भाई क्या, यानी कि स्वास्थ्य शांतिपूर्ण रूप से अपना जीवन को क्या कर सकते हैं, एक सफल जीवन को निर्वहन कर सकते हैं। योग को प्राथमिकता देने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, आप सभी लोग जानते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लीजिए कि भाई 21 जून को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो जिन लोगों को मालूम नहीं है वो याद रखें कि 21 जून को जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। हाँ, योग नगरी ऋषिकेश के नाम से भी जाना जाता है। योग व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक रूप के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान का भी जो है प्राप्त करने में मदद करता है। योग के माध्यम से न केवल शरीर के अंगों को बल्कि मन, मस्तिष्क व आत्मा को भी क्या किया जा सकता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं या उसे संतुलित कर सकते हैं। अब बात आती है योग के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो यदि हम योग के लाभों की बात करें तो भाई आप जानते हैं, एक तो क्या हो सकता है, योग से रक्त प्रवाह बेहतर रह सकता है। इसके साथ साथ योग बेहतर हमारी जो हमारी श्वास प्रणाली है उसको बेहतर बना सकता है। योग से हम लोग एक तरह से बीमारियों से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करता है। योग हमारे शरीर में नई ऊर्जा प्रदान करता है। योग से हमको क्या हो सकती है, बहुत अच्छी आरामदायक नींद आ सकती है। योग से हमारा जो शरीर का दर्द है, अगर हम योग करते हैं तो हमारा शरीर का दर्द ठीक हो सकता है। योग से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो आज का वजन, तो हम लोग योग के माध्यम से अपने वजन को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो भाई ये योग के लाभ भी हो सकते हैं, तो इनको पढ़ लेना एक बार बेहतर तरीके से। बाकी फिलहाल हम लोग का इसके बाद फिट इंडिया अभियान है। मैं चाहता हूं कि आज मैं इसको पूरा कंप्लीट करके जाऊं, उसके बाद ही आपके सुभाष सर की क्लास होगी। समय का मुझे पता नहीं चल पा रहा है, समय आपका कितना हो चुका है, अभी हमारे पास समय है। और फिट इंडिया अभियान इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये फैक्चुअली बहुत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा फिट इंडिया अभियान से, कराओ योग रहा, क्या लिख रहे हैं आप, तो भाई मैं इसको यहां तक पूरा करने वाला हूं, बस मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का है फिट इंडिया अभियान। केवल आपके पास, हाँ 4 मिनट, भाई 4 मिनट में तो दुनिया को आग लगा दे हम। आप कैसी बात कर रहे हैं, 4 मिनट कितने होते हैं, 4 मिनट में आदमी जो है कहां से कहां पहुंच सकता है, समझ रहे आप। तो फिट इंडिया अभियान केवल और केवल, नींद तो बुक पढ़ते समय बहुत अच्छी आती है। हाँ, ये तो भाई हमारी मेंटली धारणा अवधारणा होती है। ये तो कटु सत्य है भाई कि पढ़ाई दुनिया में सबसे कठिन कार्य माना गया है, लेकिन जिसने पढ़ाई से प्रेम कर लिया उसको बहुत मजा भी आता है। चलिए थोड़ा सा फिट इंडिया अभियान पर चर्चा करते हैं। देखो फिट इंडिया अभियान से आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा यहां से। पहला चीज है, देखो आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि फिट इंडिया अभियान से कैसे आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आ सकता है कि फिट इंडिया अभियान, इसे सर्वप्रथम कब शुरू किया गया था। फिट इंडिया, वो केवल फिट इंडिया था कि कब उसे शुरू किया गया था, फिट इंडिया मूवमेंट। अगर हम फिट इंडिया अभियान की बात करें तो इसे कब शुरू किया गया। ठीक है सुभाष सर, 10 मिनट लेट होते तो इसलिए मैं तब तक आराम से इसे पूरा कर सकता हूं। तो यहां से देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि ये जो है कब इसे शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, किस स्थान से शुरू किया गया, कौन कौन से मंत्रालय विभाग इस पर काम कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य क्या है। केवल इतनी चीजें हमको इसमें पढ़नी, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना। देखो आपके काम की चीज सबसे पहले ये है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी सबसे पहले आती है शुरुआत। आप लोगों को मालूम होगा कि 29 अगस्त 2019 को, इसको अपनी खोपड़िया में बैठा दीजिए, कि सर ने कहा था फिट इंडिया अभियान 29 अगस्त 2019 को हमारे जो है राष्ट्रीय खेल दिवस इस दिन होता है। हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक 29 अगस्त को क्या किया जाता है, जो है हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। और इसी दिन मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, इंदिरा गांधी जो हमारा ये इंडोर स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहां से मोदी जी ने घोषणा की थी फिट इंडिया अभियान की, और वहीं से घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। तो 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। अगर पूछे किस दिन की गई तो याद रखना, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा जो है हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाते हैं, सुभाष सर ने आपको पढ़ाया होगा। अगर हम स्थान की बात करें तो दिल्ली में जो इंदिरा गांधी
इंडोर स्टेडियम है, यहीं से की गई और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। अब इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मुख्य लक्ष्य है यानी हमारे भारतीय देश के जितने भी लोग हैं इनको फिटनेस के लिए क्या करना है, जागरूक करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका मुख्य लक्ष्य केवल यही था और यही नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं। और आपने देखा होगा हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके माध्यम से भी जो है ये कार्य करवाया जा रहा है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो फिट इंडिया मूवमेंट भारत में एक राष्ट्रव्यापी है, ये राष्ट्र होगा तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जो लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करके स्वास्थ्य और फिट रहने के लिए क्या कर रहा है, यानी प्रोत्साहित करता है। फिट इंडिया मूवमेंट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 अगस्त 2019 को जो है इसे शुरू किया गया था। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है ये वाली, अगर आपसे पूछे केवल इतना है कि फिट इंडिया, असल में फिट इंडिया की स्थापना भी की गई थी। ये तो फिट इंडिया मूवमेंट अभियान है, लेकिन फिट इंडिया की स्थापना ऑलरेडी 1993 में पहले हो चुकी है और सुपर्णो सत्यपथी के द्वारा ये शुरू की गई। तो ये कैरेक्टर आपको याद रखना है, सुपर्णो सत्यपथी, इनके द्वारा 1993 में क्या केवल इतना याद रखेंगे, फिट इंडिया की स्थापना की गई थी। बाकी फिट इंडिया अभियान जो है ये 29 अगस्त आप याद रखेंगे और 2019 आपको याद रहेगा, नरेंद्र मोदी जी। अब अगर हम याद करें कि अभियान में एक फिटनेस प्रतिज्ञा है, जो ये अभियान चला है ना फिट इंडिया अभियान, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक फिटनेस प्रतिज्ञा है जिसमें लिखा है, मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं हर दिन शारीरिक गतिविधियों और खेल के लिए समय दूंगा और मैं अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को शारीरिक रूप से फिट होने और भारत को एक फिट राष्ट्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। ये आपको क्या मिलता है, ये एक प्रतिज्ञा होती है इसमें, इस अभियान के तहत। इसके साथ साथ अगर हम लोग इस फिट इंडिया अभियान में और चर्चा करें तो यहां पर हम लोग इसकी विशेषताएं देखना चाहेंगे कि आखिर में इसकी विशेषताएं क्या है फिट इंडिया अभियान की। तो पहली आप याद रखेंगे कि फिट इंडिया मूवमेंट एक क्या है, बहु मंत्रालय, मतलब ये कोई किसी एक मंत्रालय का जो नहीं है, बल्कि इसमें खेल जो है मानव संसाधन मंत्रालय शामिल है, खेल मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल है, इसके अलावा पंचायत राज इसमें शामिल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल है। इन सभी के द्वारा जो है ये संचालित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट कैसा है, यानी कि किस मंत्रालय, तो ये कैसा बहु मंत्रालय प्रयास है जिसमें आपको याद रखना खेल, इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन सभी के द्वारा ये प्रयासरत है, जिसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन लाना और भारतीयों के दैनिक जीवन में बुनियादी फिटनेस प्रथाओं को पेश करना है। अभियान का एक विशेष ध्यान ग्रामीण भारत पर होगा, जिससे शारीरिक कल्याण और फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव जो रहता है वो भी इसे दूर किया जा सकता है। अगला इसमें क्या विशेषताएं हैं, तो आपको याद रखना मशहूर हस्तियों की भागीदारी के माध्यम से। भाई आपने देखा होगा हमारी जो मशहूर हस्तियां हैं उनकी भागीदारियों के माध्यम से वो लोग जो है अपने माध्यम से जो है लोगों को जागरूक करेंगे। शहरों में खेल गतिविधियों के माध्यम से, और अभियान के दौरान इस तरह तरह के कार्यक्रम, इसके अलावा तरह तरह की भारत सरकार योजनाएं चला रही है और इन्हीं के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर योग को बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संबंध उच्च शिक्षण संस्थानों को फिटनेस के लिए खेल, व्यायाम, शारीरिक गतिविधियों को भी शामिल करने वाली एक संस्थागत फिटनेस योजना तैयार करके यूजीसी वाले ने तैयार करने और उसे लागू करने के लिए भी कहा है। तो केवल इतनी चीजें आपको इसमें याद रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, फिट इंडिया अभियान से केवल फैक्ट आपसे पूछेगा और कुछ अंदरूनी चीजें पूछ सकता है। जितनी मैंने लाई इतनी आपके काम की चीजें, इससे एक्स्ट्रा आपसे कभी नहीं पूछेगा। बस इतना अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत काम की चीजें हो जाएगी। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर रेणु जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि 2021 में जो है फिट इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया, तो उसको आप जरूर लिखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा है। 2021 में, मतलब उसी दिन की बात है, ये भी 29 अगस्त की बात है। तो उस दिन क्या किया गया है, फिट इंडिया ऐप। तो फिट इंडिया ऐप जो है ये भी लॉन्च किया गया है 2021 में, और 2019 में हमारे पास क्या हो रखा है, फिट इंडिया अभियान शुरू हो रखा है। और फिट इंडिया जो हमारे पास, जो फिट इंडिया की स्थापना की गई है वो सुब्रतो के द्वारा हमारी 1993 में की गई थी। और उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने बेहतर तरीके से आपको इसको लाने का प्रयास किया है। सर जी जल्दी नोट्स भी डाल देना आजकल, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ज्वाइन भी करना हुआ हमको। हाँ भावना जी डाल देंगे, भावना जी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है आजकल। ठीक है डाल देंगे, आप निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं नोट्स डाल दूंगा सारे के सारे, जितने भी आपके नोट्स हैं सारे नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी आपके छूटे हुए। बाकी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना बेहतर तरीके से। तो आज के लिए भाई फिलहाल इतना ही है। बाकी सुभाष सर जो है इंतजार कर रहे होंगे। वैसे आप लोग कह रहे हैं कि सुभाष सर 10 मिनट लेट आते हैं, तो मुझे वार्ता करनी पड़ेगी भाई, लेट मत जाया करो।
सर थीम ऑफ योगा 2024 ह्यूमैनिटी, हाँ ये आप चेक कर लेना, मैंने इसे जो है ध्यान नहीं इस पर दिया है, तो आप इसको देख लेना एक बार, बाकी मैं नोट्स में इसको आपके लिए ऐड कर दूंगा, जो 2024 के कहाँ पर हुआ और इसकी थीम क्या है, और हल्का सा मैं ये भी डाल दूंगा कि कहाँ कहाँ पर योगा हमारे अभियान में। वैसे इतना डिटेल में आपके लिए नहीं जाएगा वो, लेकिन थीम आप फिर भी अच्छी बात है, इसे याद करना। भावना जी अल्मोड़ा से हैं। अच्छा चलिए, आप अल्मोड़ा से काफी दूर से हैं, आएंगे कभी अल्मोड़ा घूमने, तब तक आप शिक्षिका होंगी वहां पर, तो जरूर मिलेंगे। हाँ वासुदेव कुटुंबव, अर्जुन जी कह रहे हैं कि वासुदेव कुटुंबव है। सर आप कहाँ से हो? मैं हूँ उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी क्षेत्र, टॉन्स नदी के साथ जुड़ा हुआ एक क्षेत्र, और जनजातीय क्षेत्र है जौनसार क्षेत्र। जौनसार क्षेत्र का आखिरी कोना है त्यूनी। चलिए, जंकिता दिल्ली से हैं, दिल्ली से भी आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की पिथौरागढ़ भी आना। जरूर आएंगे, उत्तराखंड जब आएंगे तो चारों तरफ घूमेंगे। जिन प्याजे नहीं पढ़ा है, जिन प्याजे पढ़ा तो रखा भाई, अब कितनी बार पढ़ाऊं, जिन प्याजे का सिद्धांत वही है अधिगम के अंदर, अब क्या पढ़ाए। मैं ऑलरेडी जिन प्याजे को बाल विकास में पढ़ा चुका हूं, संज्ञानात्मक सिद्धांत ही तो है उनका, वही तो है, तो बस उसको वहीं पर पढ़ लो, वहां पर क्या पढ़ाऊं मैं। अच्छा त्यूनी तो मार्केट है सर, मेरा गांव निनुस है, निनुस। मैं भी त्यूनी से हूँ। रक्षा जी मैं निनुस से हूँ, मेरा गांव निनुस है। आज ही आशीर्वाद हमारा है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही है, बाकी आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, और भाई पढ़ाई एकदम रात भर होनी चाहिए, कंपटीशन धड़ल्ले से चल रहा है। सर उत्तराखंड की क्लास का वो उत्तराखंड क्लास शनिवार को हो जाएगी आप लोगों की।